हेलो विद्यार्थियों, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा भाई भव्या कश्यप में। विद्यार्थियों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज भारतीय संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मौलिक अधिकार पर विस्तृत अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ वीडियो के अंत में 30 MCQ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो भी विद्यार्थी पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो आप तक सीधे पहुंच सकें। और हमारे जो भी विद्यार्थी हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि आप इसके नोट्स भी बनाते चलें, एग्ज़ाम के दौरान आपको बहुत फ़ायदा करने वाले हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहले देखेंगे संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है अनुच्छेद 12 से 35। अगर पूछा जाए आपसे कि मौलिक अधिकार किस भाग में है तो भाग 3 में है, या मौलिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेदों में है तो अनुच्छेद 12 से 35 में है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। भारत का संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। यहां पे हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान 7वां जो मौलिक अधिकार था वो था आपका संपत्ति का अधिकार। इसके आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इसे मूल संविधान की श्रेणी मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर इसे कानूनी अधिकार बनाया गया। आगे इसका हम विस्तृत अध्ययन बताएंगे आपको कैसे पढ़ना है इसे। अभी यहाँ पे देख लेते हैं भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। एक एक करके ये देख लीजिए। पहला है समानता या समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 में इसका वर्णन है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 में इसका वर्णन है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24 में इसका वर्णन है। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 में इसका वर्णन किया गया है। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, इसका वर्णन जो है वो अनुच्छेद 29 और 30 में है। और लास्ट छठवां जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया है। अब एक एक कर हम इसके मौलिक अधिकारों का डिटेल में अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। संविधान के भाग 3 को, पहले ये पॉइंट देख लीजिए। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। याद कर लीजिए, भारत के मैग्ना कार्टा संविधान के भाग 3 को संज्ञा दी गई है। दूसरा पॉइंट इसमें लिखा है जो अभी हम बता रहे थे आपको, वो यहां पर डाल दिया गया है। संविधान द्वारा मूल रूप से या मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। सातों के नाम देख लीजिए। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। देखिए लाल में लिखा है, ये क्रॉस में है, इसे हटाया गया है, इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जिसमें संपत्ति का अधिकार है उसे हटा दिया गया, बाकी 6 अभी भी संविधान में जुड़े हुए हैं। मूल संविधान में अगर पूछा जाए कितने मौलिक अधिकार थे तो 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान समय कितने मौलिक अधिकार हैं तो 6 मौलिक अधिकार हैं। अब संपत्ति के अधिकार को देख लीजिए। संपत्ति का अधिकार जो था वो अनुच्छेद 31 में शामिल था। हाल इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। यहाँ पे याद करने वाली बात कौन सी है? संपत्ति का अधिकार किसमें शामिल था तो अनुच्छेद 31 में शामिल था। इसे किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे हटाया गया है। 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। अगला जो है वो इसमें है, इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 का, ये अनुच्छेद आप याद रखिए, ये पूछा जाता है कि संपत्ति का अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद में शामिल कर दिया गया है तो अनुच्छेद 300 का या अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। यहाँ पे कानूनी अधिकार को याद करना है। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन मिल गए आपको। पहला क्वेश्चन है कि संपत्ति का अधिकार का वर्णन कहाँ था तो अनुच्छेद 31 में था। दूसरा इसमें है संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन से हटाया गया तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटाया गया। पूछा जाएगा कि अब किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है तो अनुच्छेद 300 का में इसका वर्णन किया गया है।
और चौथा है कि अब इसे मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया है। 4 क्वेश्चन बनेंगे इससे। चलिए देखिए, पढ़ना तो हम लोगों को है ही, तो डिटेल में पढ़ते चलिए, आने वाले एग्जाम में आपको बहुत फायदा करेंगे, ठीक है ना। डिटेल पढ़ेंगे, अच्छा करेंगे, और आप शॉर्ट्स में वन लाइनर में पढ़ेंगे तो सिलेक्शन से बहुत दूर रहेंगे। तो डिटेल में पढ़िएगा, थोड़ा समय दीजिए। समानता का अधिकार, अब एक एक करके देख लेते हैं। पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। देखिए अनुच्छेद 14 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। तो विधि के समक्ष समानता की बात कही गई है अनुच्छेद 14 में। दूसरा अनुच्छेद है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में यह प्रावधान है कि राज्य द्वारा किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं किया जाएगा। इन चार पांच को लेकर विभेद नहीं किया जाएगा। किस किस को लेकर, कि वो किस धर्म से है, किस मूलवंश का है, किस जाति का है, उसका लिंग क्या है, पुरुष है, महिला है या अन्य है, या जन्म स्थान को लेकर उससे कोई विभेद नहीं किया जाएगा। ये किस में कहा गया है, अनुच्छेद 15 में कहा गया है। चलिए अनुच्छेद 16 देख लेते हैं। अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। तो अगर आपसे पूछे कि अवसर की समानता कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 16 में है। अवसर की समानता कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 16 में है। अनुच्छेद 17 देख लेते हैं। अनुच्छेद 17 कह रहा है अस्पष्टता को समाप्त किया गया। अब अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पष्टता क्या है, अस्पष्टता है कि छुआछूत का अंत। कि छुआछूत का पहले बहुत बड़ी समस्या थी छुआछूत वाली, जिसका अंत अनुच्छेद 17 में किया गया है। या आपसे पूछेगा अस्पष्टता की समाप्ति या अस्पष्टता का अंत कौन सा अनुच्छेद करता है, तो अनुच्छेद 17 करता है। अनुच्छेद 18 देख लीजिए। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। जैसे राजा रजवाड़े की जो उपाधियां हुआ करती थी, तो अनुच्छेद 18 की तरह इसमें अंत किया गया है। अब देख लेते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है, तो अनुच्छेद 19 से 22 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 19 में कहा गया है सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के 6 अधिकारों की गारंटी देता है अनुच्छेद 19। अब कौन कौन सी ये 6 स्वतंत्रताएं देख लेते हैं एक एक करके। पहली है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप अपनी बात रख सकते हैं, अपनी बात की प्रस्तुत कर सकते हैं। वो किसमें कहा गया है, तो अनुच्छेद 19 में कहा गया है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन देता है, तो अनुच्छेद 19 का देता है। दूसरा है शांतिपूर्ण सम्मेलन, शांतिपूर्वक सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता। आप सम्मेलन कर सकते हैं लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते हैं। तीसरा है संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, आप संघ भी बना सकते हैं, यह भी स्वतंत्रता देता है अनुच्छेद 19। चौथा है आबाद संचरण की स्वतंत्रता, आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वतंत्र रूप से संचरण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, यह भी स्वतंत्रता दे रहा है अनुच्छेद 19। पांचवा है निवास करने की स्वतंत्रता, आप भारत देश में कहीं भी निवास कर सकते हैं, इसकी भी स्वतंत्रता कौन दे रहा है, अनुच्छेद 19 दे रहा है। और छठवां और जो लास्ट है इसमें व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता, आप भारत में कहीं भी व्यवसाय कर सकते हैं, इसकी भी स्वतंत्रता आपको दे रहा है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 20 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 20 से संबंधित यूपीपीसीएस 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण कौन देता है, तो अनुच्छेद 20 देता है। इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं, तीनों मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं, एक एक करके देख लेते हैं। पहली अवस्था है किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि ऐसा कोई कार्य करते समय, कोष्टक में लिखा है, जो व्यक्ति अपराध के रूप में आरोपित है, किसी
प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया गया है। समझ लीजिए, हम समझाए दे रहे हैं। किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा, जिस अपराध के लिए उसे पकड़ा गया है तब तक वो क्या हो जाए, अपराध सिद्ध ना हो जाए, तब तक उसे आप क्या अपराधी घोषित नहीं कर सकते। ये इसमें कह रहा है। दूसरा है, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप एक अपराध के लिए एक बार सजा दे सकते हैं, उसे अधिक बार सजा नहीं दे सकते हैं। जैसे उसने कोई ऐसा बड़ा अपराध कर दिया है कि उसे 14 साल की अगर सजा हुई है तो उसे दोबारा से आप उसी अपराध के लिए 14 साल की सजा नहीं दे सकते। ठीक है। तीसरा है, किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब यह है कि अपने ही विरुद्ध वह व्यक्ति गवाह नहीं बन सकता। दूसरे गवाह बनते हैं, अपने लिए अपने ही विरुद्ध क्या साक्षी गवाह नहीं बन सकता है। तीसरा अगला है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 क्या कह रहा है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण कौन सा दे रहा है, तो अनुच्छेद 21 दे रहा है। इसमें इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 21 का, इसे बोलते हैं शिक्षा का अधिकार। ये कोई एग्जाम ऐसा बना नहीं है कि ये वाला अधिकार उसमें पूछा ना गया हो। ठीक है, सुपर टेट के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये शिक्षा का अधिकार है, इसे पढ़ लीजिए। अनुच्छेद 21 का में यह घोषणा की गई है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सही बच्चों को, कोई विशेष बच्चे नहीं है, सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। कौन कराएगा, तो अनुच्छेद 21 का कराएगा। राज्य को यह अनुमति दी गई है कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। यह प्रावधान कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया, तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया है। तो पहले मूल संविधान में अनुच्छेद 21 का नहीं था, जिसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया और उसे शिक्षा का अधिकार बनाया गया है। चलिए अनुच्छेद 22 की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 22 कह रहे हैं, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। आपको गिरफ्तार अगर कर लिया गया है तो आप अपने गिरफ्तारी का कारण तो जान सकते हैं ना, कि हमें क्या वारंट जारी हुआ कि नहीं हुआ, कि आपको वैसे ही गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें क्या है, दूसरा पॉइंट है इसमें, अपनी रुचि के वकील के मामला कोर्ट में प्रस्तुत कराने का अधिकार। आप अपनी रुचि से अपना वकील तय कर सकते हैं, इसका भी अधिकार है। अनुच्छेद 22 आपको अधिकार देता है। और तीसरा है 24 घंटों के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुति का अधिकार। ऐसा तो नहीं है कि कोई नकली पुलिस आपको उठा ले गई है, घर वाले परेशान हो रहे हैं, तो 24 घंटे के अंदर उस थाने की पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। लेकिन इसमें छुट्टी, सरकारी छुट्टी आपकी नहीं जोड़ी जाएगी। अगला है, और आने जाने का समय भी नहीं जोड़ा जाएगा। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23-24 कह रहा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद, दोनों इंपोर्टेंट अनुच्छेद हैं, दोनों को समझ लीजिए। अनुच्छेद 23 कह रहा है मानव दुर्व्यापार और बेगार बालक श्रम पर प्रतिबंध करता है। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार क्या है, इसके बारे में समझ लीजिए। मानव दुर्व्यापार के विरुद्ध अधिकार में निम्न शामिल हैं। कौन कौन से शामिल हैं? पहला है पुरुष, महिला और बच्चों की खरीद बिक्री। देखिए भारत में ये बंद है, ना ही आप पुरुष को खरीद सकते हैं, ना ही महिला खरीद सकते हैं, ना ही बच्चों को खरीद सकते हैं। इस पर रोक लगाता है अनुच्छेद 23। दूसरा है वेश्यावृत्ति। वेश्यावृत्ति पर कौन रोक लगाता है? अनुच्छेद 23 रोक लगाता है। साथ ही साथ देवी दासी या दास प्रथा। क्या होता था कि खरीद लेते थे, फिर नौकर बनाकर रखते थे, या देवी दासी नौकरानी बनाकर रखते थे, तो इस पर भी रोक लगा दी गई है अनुच्छेद 23 के तहत। ठीक है ना। तो मानव दुर्व्यापार, बेगार, बालाश्रम पर प्रतिबंध करता है अनुच्छेद 23। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 24 की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 24 कह रहा है बाल श्रम पर रोक। अनुच्छेद 24 बाल श्रम पर रोक लगाता है। अब बाल श्रम क्या है? तो किसी फैक्ट्री, खान मतलब जैसे कोयला वगैरह की खान है, लोहे की खानें हैं,
किसी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य परिसंकटमय गतिविधियों द्वारा निर्माण कार्य में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। समझाई दे रहे हैं, समझ में ना आया हो? देखिए, अगर कोई ऐसी खतरनाक जगह जैसे फैक्ट्री है, खान है या अन्य परिसंकटमय गतिविधियों, इसमें होटल भी आता है, होटल में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप काम नहीं दे सकते, क्योंकि जो ये उम्र है 14 वर्ष, अभी आपको हमने बताया 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे जो हैं अनुच्छेद 21 के तहत उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, शिक्षा के अधिकार के तहत। तो आप जब उन्हें शिक्षा सरकार फ्री में दे रही है और आप उसे नौकर बनाए हैं, होटलों पर लगाए हैं, तो उसे कौन रोक रहा है? अनुच्छेद 24 रोक रहा है। ठीक है ना? चलिए अगला चलते हैं, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता, चलिए देख लेते हैं इसे। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 25 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा। तो सभी व्यक्तियों को किसका अधिकार मिल रहा है? अंतःकरण की स्वतंत्रता का, धर्म को मानने का, आचरण करने का और प्रचार करने का अधिकार दे रहा है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 26 को देख लेते हैं। अनुच्छेद 26 में है धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता। इसे समझ लीजिए, ये क्या है? धार्मिक और मूर्ति प्रयोजनों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव का अधिकार। जैसे किसी मंदिर में कोई मूर्ति स्थापित करनी है, धार्मिक मूर्ति है, उसे स्थापित करना है, तो उसके स्थापना का और रखरखाव का अधिकार दे रहा है अनुच्छेद 26। अगला इसमें है अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार। अगर आपको कोई भंडारा वगैरह कराना है, धर्म से संबंधित कोई कार्य कराना है, ठीक है, तो उसका अधिकार भी कौन दे रहा है? अनुच्छेद 26 दे रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप जैसे इन्होंने कह दिया धार्मिक और मूर्त प्रयोजन के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव का अधिकार ये दे रहा है, तो आप ऐसा नहीं है कि आप किसी की भी जगह पर अपना धार्मिक काम स्टार्ट कर दें। आपकी जगह होनी चाहिए, आपको सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, अनुच्छेद 27 देख लेते हैं। अनुच्छेद 27 कह रहा है धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। इसमें कहा गया है कि व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या उसके रखरखाव के व्यय करने के लिए कोई कर देने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब समझ में आया? नहीं आया? हम बताई दे रहे हैं आपको। इसमें क्या कहा गया है कि किसी व्यक्ति को विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि मतलब धार्मिक संप्रदाय को बढ़ाना या उसके रखरखाव में जो भी पैसा खर्च होगा, व्यय करने के लिए जो पैसा खर्च होगा, उसे कर मतलब टैक्स देने हेतु आप पर बाध्य नहीं किया जा सकता है। आपकी स्वेच्छा है कि आप उसके लिए पैसा दें अथवा ना दें। ठीक है ना? आपको बाध्य नहीं किया जा सकता है, अनुच्छेद 27 कह रहा है। अनुच्छेद 28 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 28 कह रहा है धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता कौन दे रहा है? तो अनुच्छेद 28 दे रहा है। चलिए देख लेते हैं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित हैं। कौन से अनुच्छेदों में वर्णित हैं? अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में वर्णित हैं। अनुच्छेद 29 क्या कह रहा है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दे रहा है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण प्रदान कर रहा है। इसमें क्या है? भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों की किसी भी अनुभाग को अपनी बोली, भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। जैसे कोई समुदाय है, उसे अपनी बोली, अपनी भाषा, अपनी उसकी खुद की लिपि या संस्कृति, उसका पहनावा, उसका खान पान, उसका ओढ़ना,
बिछाना, ये सब क्या है, सुरक्षित रखने का अधिकार दे रहा है, तो अनुच्छेद 29 दे रहा है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के लिए ये संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 30 में देख लीजिए, अनुच्छेद 30 है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार दे रहा है। अनुच्छेद 30 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है आपसे कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों को जो देता है वो देता है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 31 की चर्चा हमने अभी आपसे की थी, संपत्ति का अधिकार है। ये 7 मौलिक जो अधिकार थे उनमें से हटाकर अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 300 का के तहत। ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32। अब इसमें क्या है देख लीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, बहुत लगाव था इस अनुच्छेद से इनका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है, उसका हृदय है, ये कहा है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का आत्मा या संविधान का हृदय कहा है, तो आप सही आंसर लगाएंगे अनुच्छेद 32। क्यों है ये समझ लीजिए। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर, देखिए अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, 6 मौलिक अधिकार हैं जिनका वर्णन हमने आपको किया है, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो 5 प्रकार की रिटों के द्वारा वो अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 226 के तहत वो न्यायालयों में अपील कर सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, ठीक है ना। अब ये रिटें कौन कौन सी हैं, 5 प्रकार की, एक एक करके देख लेते हैं। पहली आपकी रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट। पहली रिट कौन सी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण की है, इसे समझ लीजिए। इसमें क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या है, इसके अंतर्गत गिरफ्तारी का आदेश जारी करने वाले अधिकारी को आदेश देता है। कौन आदेश देता है, ये रिट आदेश देता है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय आदेश देता है कि वह बंदी को न्यायाधीश के सामने उपस्थिति दर्ज करे और उसके कैद करने की वजह बताए। जैसे आपने कैद किया है तो आप 24 घंटे के अंदर उसे न्यायाधीश के सामने उपस्थित करें, मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करें और कैद करने की उसकी वजह बताएं। और न्यायाधीश अगर उन कारणों से असंतुष्ट है जिन कारणों से आपने उसे क्या किया है, बंदी किया है, तो बंदी को छोड़ने का हुक्म जारी कर सकता है। कौन, मजिस्ट्रेट। अब वो मजिस्ट्रेट कौन सा हो सकता है, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का हो सकता है, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट का हो सकता है। इसमें दूसरा है आपका परमादेश रिट। परमादेश रिट क्या है, इसके द्वारा न्यायालय अधिकारी को आदेश देता है, अधिकारी को क्या आदेश देता है कि वह उस कार्य को करे जो उसके क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है। अगर उसके क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, फालतू का हीरो बन रहे हैं कोई भी अधिकारी, तो न्यायालय उसमें डांट लगा सकता है परमादेश रिट के तहत। उससे कहता है कि आप उस कार्य को करें जो आपके अधिकार क्षेत्र में आता है, उसके बाहर ना जाएं, ठीक है। तीसरा कौन सा है, तीसरा है प्रतिषेध रिट। प्रतिषेध रिट में क्या है, यह समझ लीजिए, किसी भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्थान के विरुद्ध ये रिट जारी हो सकती है। किस किस के विरुद्ध, न्यायिक संस्थान या अर्ध न्यायिक संस्थान के विरुद्ध जारी हो सकती है। इसके माध्यम से न्यायालय के न्यायिक अर्ध न्यायिक संस्थान को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करने से रोकती है। मतलब अगर कोई जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके जो भी अधिकार क्षेत्र हैं उससे निकलकर वो हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में अगर दखल अंदाजी करता है तो उसमें प्रतिषेध वाली रिट उसे रोकती है। तो न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्था जो है उसके अधिकार क्षेत्र से अगर कोई बाहर निकलकर कार्य कर रहा है तो प्रतिषेध रिट उसे रोकती है। प्रतिषेध रिट का मुख्य उद्देश्य क्या है, किसी अधीनस्थ न्यायालय, क्या उद्देश्य है, किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपनी अधिकारिता
या अतिक्रमण करने से रोकना है। अगला क्या है? अगला है उत्प्रेषण रिट। उत्प्रेषण रिट क्या है? यह रिट किसी विशिष्ट न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय को अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा है उसको रोकने के उद्देश्य से जारी की जाती है। तो यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं विद्यार्थी। कहाँ कंफ्यूजन है? हम दोनों बता दे रहे हैं आपको प्रतिषेध रिट में भी कंफ्यूजन है, उत्प्रेषण रिट में भी कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है ये भी बताए दे रहे हैं। प्रतिषेध में भी वो ये कह रहा है कि किसी न्यायिक या अर्धन्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी होती है, और उत्प्रेषण भी दोनों के विरुद्ध जारी हो रही है। और यहाँ पे कह रहा है कि उसमें न्यायालय उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करने से रोकती है, और इसमें भी कहा गया है सेम। अब दोनों का अंतर जो है ये हम आगे देखते हैं। देखिए हमने डिटेल में लिख रखा है, इसमें लिखा है प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिट में अंतर। दोनों में अंतर क्या है? दोनों एक जैसी हैं, दोनों में अंतर क्या है? वो ये है, प्रतिषेध रिट उस समय जारी की जाती है जब कोई कार्यवाही चल रही हो। देखिए प्रतिषेध रिट कब जारी की जाती है? जब कोर्ट में कोई कार्यवाही चल रही हो उस समय ये रिट जारी की जा सकती है। इसका मुख्य उद्देश्य कार्यवाही को रोकना होता है। देखिए अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध ये कार्यवाही चल रही है और वो व्यक्ति निर्दोष है तो उसे रोकने के लिए प्रतिषेध रिट जारी कर सकती है, और मुख्य उद्देश्य क्या है? कार्यवाही को रोकना होता है। जबकि उत्प्रेषण रिट कार्यवाही समाप्त होने के बाद निर्णय समाप्ति के उद्देश्य से की जाती है। तो उत्प्रेषण रिट क्या है कि अगर कार्यवाही हो चुकी है, अगर कार्यवाही चल रही है तो प्रतिषेध रिट, और कार्यवाही हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, तो उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है, और यही दोनों में अंतर है। चलिए पांचवा देख लेते हैं, आखिरी है ये, अधिकार प्रक्षा रिट। अधिकार प्रक्षा रिट क्या है? तो अधिकार प्रक्षा का अर्थ होता है आपका प्राधिकार क्या है। मतलब ये रिट ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी लोक पद पर अवैधानिक रूप से आसीन हो गया हो। नौकरी तो पाली है लेकिन कैसी? अवैधानिक रूप से नौकरी पाई है, गलत तरीके से 420 तरीके से नौकरी पाई है। इसीलिए यह रिट जारी की जाती है कि आपका प्राधिकार क्या है, ये उससे पूछा जाता है आपने कैसे ये जॉब पाई है। दूसरे शब्दों में न्यायालय सार्वजनिक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है और उससे यह पूछता है कि किस प्राधिकार से आपने यह पद धारण किया हुआ है। ये रिट है अधिकार प्रक्षा की रिट। तो आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा डिटेल में क्या मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकारों से संबंधित जितनी भी डिटेल में जानकारी थी मैंने इसमें दे रखी है। चलिए देखिए, जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना ना भूले, क्योंकि बेल आइकन के द्वारा जैसे ही आप बेल आइकन पे क्लिक करते हैं, घंटी पे क्लिक करते हैं, तो जितने भी नोटिफिकेशन हैं सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। साथ ही साथ हर विद्यार्थी से मेरा कहना है कि तैयारी तो आप कर ही रहे हैं, तो तैयारी इतनी अच्छी करिए कि आपका सिलेक्शन हो। इतना इस समय समस्या है, वैकेंसी कम है, बच्चे बहुत ज़्यादा बेरोजगार हैं, तो सभी से मेरा कहना है कि आप अपनी तैयारी सुनिश्चित कीजिए कि आपका सिलेक्शन हो। और इसके लिए सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप आपकी हेल्प कर रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियो दे रहा है, डिटेल में पढ़ा रहा है। साथ ही साथ आप अपने नोट्स भी बनाते चलें। हमारा आपसे कहना है नोट्स भी बनाते चलें। एग्जाम के दौरान हम आपसे हमेशा कहते हैं कि आप एक वीडियो देख सकते हैं, एग्जाम के दौरान 2 देख सकते हैं, 10 देख सकते हैं, 50 देख सकते हैं, लेकिन आपके जब नोट्स होंगे तो आप नोट्सों से केवल रिवीजन करके जा सकते हैं और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, सिलेक्शन पा सकते हैं।